सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मैं मुंबई के मलाड वेस्ट इलाके में हूं। मालवनी का स्लम इलाका है ये। कल रात 11:10 पर यहां पर 2 मंजिला मकान ढह गया था और पीछे आप देखें अब तक जेसीबी की मशीन जो यहां पर मौजूद है मलबा हटाने का काम कर रही है और तेज़ बारिश हो रही है। तेज़ बारिश के बीच जो ये राहत का कार्य है वो चल रहा है, मलबा हटाने का काम चल रहा है। आसपास के जो जर्जर मकान हैं वहाँ से लोगों को हटाया गया है। और स्लम इलाकों की खास तौर से हम बात करें तो हर बारिश में इस तरह के हादसे दिखते हैं जब मकानें ढह जाती हैं, क्योंकि नींव इनकी कमज़ोर होती है, ऊपर से मंजिलें ये जोड़ते जाते हैं, खतरे में रहते हैं। और बीएमसी पुलिस की बात करें तो वो मूक दर्शक बने रहते हैं। यहाँ पे इस मकान की बात करें तो इसके मकान मालिक और ठेकेदार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो गया है। लेकिन किस तरह से स्लम में चुनौतियाँ बारिश में बरकरार रहती हैं, सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में देखिए। मालवनी में रहने वाले मोहम्मद रफीक बुधवार की रात बच्चों के लिए दूध लेने गए थे। लौटे तो देखा उनका 2 मंजिला मकान गिर चुका है और पूरा परिवार मलबे में दबा हुआ था। रफीक के परिवार के कुल 9 लोग हादसे के शिकार हो गए। 6 बच्चे और मेरी औरत, मेरा भाई, मेरे भाई की औरत, 9 लोग का इंतकाल हुआ। बारिश की वजह से कैसा मतलब हुआ, मतलब ऐसा गिर गया, मगर कुछ मालूम नहीं पड़ा कि कहाँ से कुछ कमी या कुछ जान पड़ा, ऐसा हमको लगा नहीं। दमकल, बीएमसी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुल 18 लोगों को मलबे से बाहर निकाला, जिनमें से 11 की मौत हो चुकी है। मकान मालिक और ठेकेदार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कुछ प्रिकॉशंस लिया नहीं था, तो एक कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का गुना हम दाखिल कर रहे हैं अगेंस्ट द ओनर ऑफ द हाउस एंड द कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी वी हैव टेकन इन कस्टडी एंड वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना। इलाके के विधायक और मंत्री असलम शेख ने मृतकों के परिवारों को सरकारी मदद दिए जाने की बात कही। जिन लोगों की जाने गई है उनको सरकार की तरफ से 5 लाख मुआवजा दिया जाएगा और जो इंजर्ड हुआ है उनको भी कुछ न कुछ भरपाई दिया जाएगा। अभी कलेक्टर साहब यहाँ पे आए, उनको भी हमने खाउटी का बंदोबस्त करने के लिए कहा गया। प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने हादसे के लिए शिवसेना के नेतृत्व वाली बीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। झोपड़पट्टियों में हाइट बढ़ाई जा रही थी, ऊंचाई आसमां को छूने जा रही थी। उस समय शिवसेना के मुंबई महानगर पालिका में सत्ता भोगने वाले नेता क्या कर रहे थे, महानगर पालिका क्या कर रही थी? यह जगह की मालकी महाराष्ट्र सरकार की है। जबकि महापौर ने कलेक्टर को तो इलाके की कांग्रेसी नगर सेविका इसे प्रशासन की लापरवाही बता रही हैं। हमारे इधर हमारे डीएमसी भी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि कलेक्टर को बार बार पत्र देके भी उनके जो नीचे वाले लोग रहते, जो उनका डिपार्टमेंट रहता है, उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। ये हमारे मुंबई महानगर पालिका का ही पत्र है, उसके ऊपर त्वरित जल्दी टाइम पे ध्यान देते तो ऐसे हादसे नहीं होंगे। मैंने जीत के आई जब से बोला मैं कि बीएमसी को, कलेक्टर को, सबको लेटर दिया मैंने कि भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम देखो इसको आके। कोई भी देखता नहीं, मेरे को वापस बोलते बीएमसी तोड़ेगी, कोई बोलता कलेक्टर तोड़ेगा, ये सब बहाना करते थे लोग। दरअसल ये एक बड़ी समस्या है, खास करके मुंबई में स्लम इलाकों में मकान छोटे होते हैं। लोग अब जिस तरह से परिवार बढ़ता है तो लोग मकान जो है कि इस तरह से बढ़ा लेते हैं, ग्राउंड प्लस 1, 2, 3 इस तरह से बना लेते हैं और जो कि मजबूत नहीं होता है, आरसीसी कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, तो इस तरह के हादसे हो जाया करते हैं। और ये हादसा इसी तरह के यही वजह है कि मुंबई में हर साल हुआ करते हैं। बीएमसी, पुलिस और कलेक्टर, चूँकि ये कलेक्टर की जगह है, ये सभी मूक दर्शक बने रहते हैं, लेकिन उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। और लोग जानते भी हैं कि ये मकान जो है वो उतने सुरक्षित नहीं है, कभी भी ये मकान गिर सकते हैं, लेकिन मजबूरी में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसी तरह के मकान में रहने के लिए मजबूर होते हैं। मैं से कैमरा सुनील सिंह, NTV इंडिया के लिए। जब मुंबई शहर में इस तरह से तेज बारिश होती है तो बीएमसी की तैयारियों पर बार बार सवाल उठते हैं। इस बार भी उठ रहे हैं। मॉनसून के पहले दिन का नज़ारा आपने देखा और उसी समय का एक वीडियो भांडुप इलाके से वायरल हो रहा है, जहां पर एक खुले हुए मैनहोल में 2 महिलाएं बारी बारी से गिरती हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि उसकी गहराई कम थी तो इन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो बीएमसी ने इसे बंद कर दिया। जान
और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। 30 छात्र इसमें जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब सुरक्षा गार्ड ने उनको रोका तो उन पर हमला हुआ। अब इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। ये तस्वीरें जेएनयू की लाइब्रेरी की हैं। छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने यहां 2 शीशे तोड़ दिए। दरअसल लॉकडाउन की वजह से जेएनयू में लाइब्रेरी बंद है। छात्रों की मांग थी कि लाइब्रेरी खोली जाए जिससे वो अंदर बैठकर पढ़ सकें। यहां मौजूद गार्डों और छात्रों में बहस हुई और बात आगे बढ़ गई। छात्रों का कहना है कि जेएनयू प्रशासन राई का पहाड़ बना रहा है। जेएनयू का मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पढ़ाई होता है उसमें कई सारी किताबों की जरूरत पड़ती है, जो स्पेशलाइज्ड होती है, जो और कहीं नहीं मिलती, सिर्फ लाइब्रेरी में मिलती है। अभी देखिए मॉल भी खुल गया है, अलग अलग तरीके से दुकानें भी ऑडियन में खुल रही है, बहुत सारी चीज़ें खुल चुकी है, केसेस भी कम हो रहे हैं। तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जेएनयू और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी इसका एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है। जेएनयू प्रशासन का कहना है कि छात्रों ने जोर जबरदस्ती की और सुरक्षा गार्डों द्वारा रोके जाने पर तोड़फोड़ भी की। इस पूरे मामले में सुरक्षा गार्डों ने छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। लाइब्रेरी दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए कर्फ्यू के कारण बंद की गई है। दिल्ली पुलिस ने 30 से 35 छात्रों के खिलाफ महामारी अधिनियम में भी मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस ने इस पूरे मामले में तोड़फोड़ या मारपीट करने की धारा नहीं लगाई है, सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल वायलेशन की धाराएं महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि छात्रों ने जबरदस्ती जानबूझकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ा और अपने हाथ में लिया। सहयोगी शशिकांत झा के साथ जेएनयू में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। भोपाल की बात करते हैं, जहां हफ्ते में 6 दिन के लिए पाबंदियां नहीं रहेंगी, सिर्फ रविवार के दिन रहेगी। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू रहेगा। अनलॉक को लेकर जो फैसले सामने आए हैं उसके मुताबिक कर्मचारियों को वैक्सीन लगाना अनिवार्य है और अगर वो नहीं लगाते हैं तो उनकी दुकानें सील कर दी जाएंगी। इसी बीच राज्य से टीकाकरण को लेकर कई अनोखी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए। टीका लगाओ, दुकान खुलवाओ, इस मंत्र के साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दुकानें अनलॉक हो रही हैं। दुकानदार, कर्मचारी सब लाइन में लगे हैं टीके के लिए। जैसे ही हम लोगों ने जानकारी ली वैसे ही आज वैक्सीन लगवाने आ गए। करीब आधा घंटे बैठे रहे, जहाँ पे आधा घंटे के बाद नंबर आया, वैक्सीन लगी, बढ़िया स्वस्थ लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छी फील लग रही है। अगली वैक्सीन भी अगले 40 दिन में दूसरा डोज भी लग जाएगा। बिना वैक्सीन के रखेंगे नहीं आपको जी। तो अगर वैक्सीन नहीं लगती तो दुकान पे नहीं रखा जाता, काम नहीं करवाते। मार्केट व्यापारी महासंघ ने कैंप लगवाया है मार्केट में, तो उसी के उससे सब लोग कल जैसे 665 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। तो जो बच्चे कुछ हैं जो वैक्सीन कल ख़त्म हो गई थी आज लगवाएंगे। इसके अलावा बैठने नहीं देंगे जिसको वैक्सीन नहीं लगी दुकानों पे। वैक्सीन कर देंगे तभी दुकान खोलने दी जाएगी, नहीं तो दुकान सीज कर दी जाएगी। इसीलिए सबको वैक्सीनेशन लगा दिए। भोपाल में 10 अप्रैल से 1 जून तक बाजार बंद रहे, जिससे करीब 2680 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 50 दिन में करीब 4000 करोड़ रुपए का बिजनेस होता, हुआ सिर्फ 1320 करोड़ रुपए का। 1.25 लाख लोगों में से सिर्फ 25,000 लोगों के पास ही कामकाज रहा, इसलिए अब सब टीके के लिए लाइन में लगे हैं। सरकार की गाइडलाइन ये है कि पूरा स्टाफ जो है वो वैक्सीनेटेड होना चाहिए। अच्छा, दुकान में जितने भी लोग हैं प्रत्येक व्यक्ति वैक्सीनेटेड होना चाहिए दुकान खुलने से पहले। अच्छा, सामान तकरीबन काफ़ी एक्सपायर हो गया। अच्छा, तकरीबन 5-1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अच्छा, इसमें 2 महीने साहब बंद रहे, नुकसान की तो कोई लिमिट ही नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कस्टमर्स को मास्क वेयर कराना, अगर नहीं वेयर करें तो उनको सामान ना देना, मेरे वर्कर्स को प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है। सरकार कह रही है भोपाल का प्रयोग सफल रहा, पूरे राज्य में अपना सकते हैं। हमारा भोपाल में बहुत सफल प्रयोग रहा। हमने 40,000 लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाई है और ये कैंपेन की शुरुआत या सुझाव व्यापारियों द्वारा ही दिया गया था, इसमें दबाव नहीं है। लेकिन हर जगह वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेम का प्रदर्शन नहीं हो रहा। निवाड़ी जिले में वैक्सीन लगवाने वालों को सच्चा देशभक्त और न लगवाने वालों को खतरनाक लिखा हुआ बैज दिया जा रहा है। दूर रहें, अभी कोरोना का टीका नहीं। प्रदेश में चल रहे रोको टोको अभियान के तहत जिले में पुलिस ने कोरोना टीका न लगवाने वाले लोगों को शर्मिंदा करने के लिए उनके सीने पर
खतरे वाले निशान का स्टिकर लगाया है जिस पर लिखा हुआ है मुझसे दूर रहिए, मैंने अभी टीका नहीं लगवाया। हमने तिरंगे के कुछ बिल्ले बनवाए थे जिसमें लिखा था कि मैं सच्चा देशभक्त हूँ क्योंकि मैंने कोरोना का टीका लगाया है। जिसने टीका लगवाया उनको हमने सम्मानित किया और जिनने नहीं लगवाया अभी तक लापरवाही बरती उनको हमने एक चेस्ट की तरह उसमें पहनाया। एक प्रिंट था जिसमें लिखा था कि मुझसे दूर रहें क्योंकि मैंने अभी कोरोना का टीका नहीं लगाया। वजह भी है, भोपाल उन शहरों में शामिल है जहां सबसे ज़्यादा टीके लगे हैं, तो वहीं निवाड़ी उन ज़िलों में जहां लोग टीकाकरण के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। अब इसे भ्रांति कह लीजिए या टीकों की कमी। मध्य प्रदेश में अगर टीकाकरण का विश्लेषण करें तो जो शहरी आबादी वाले ज़िले हैं वहाँ तो बड़ी तादाद में लोग टीके लगवाने आ रहे हैं, लेकिन जो आदिवासी बहुल ग्रामीण ज़िले हैं वहाँ टीकाकरण की रफ्तार बेहद सुस्त है और इसलिए प्रशासन तरह तरह के उपाय अपना रहा है ताकि टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। निवाड़ी से अरविंद तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और कहां मांगा गया भगवान का आधार कार्ड? पूरी खबर एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और यूपी के बांदा से अगली रिपोर्ट। राम जानकी मंदिर के पुजारी आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर के खेतों का गेहूं खरीदने के लिए सरकारी खरीद केंद्र पर भगवान का आधार कार्ड मांग रहे हैं। क्या है पूरी खबर, कमाल खान की इस रिपोर्ट में देखिए। जो शिव का धनुष तोड़ देते हैं, जो अपने तीर से समुद्र को सुखा देते हैं, जो अपने पांव की ठोकर से एक पत्थर को अहिल्या बना देते हैं, जो इस सृष्टि की रचना करते हैं, बांदा के सरकारी मुलाजिमों को उनका आधार कार्ड चाहिए ताकि उनके नाम दर्ज खेतों की फसल वे खरीद सकें। ये राम जानकी मंदिर के पुजारी का आरोप है। पहले पूछा कि जमीन किसके नाम, तो मैंने कहा भगवान राम जानकी के नाम है। बोले आधार आपका लगा होगा। हमने जी सर आधार तो मेरा लगा हुआ है। बोले नहीं, आधार जिसकी जमीन है उसी का आधार चाहिए। लेकिन जिला खाद्य विपणन अधिकारी कहते हैं कि सरकार की नई गेहूं खरीद नीति में पुजारी से गेहूं खरीदने का कोई नियम नहीं है। वो सिर्फ किसान से ही खरीदेंगे, इसलिए भगवान के आधार पे भी वो उनका गेहूं नहीं खरीद पाएंगे। वर्तमान में ई क्रय प्रणाली के अंतर्गत हम पंजीयन के आधार पर गेहूं खरीद का कार्य करवा रहे हैं और पंजीयन के पोर्टल पर मंदिर या मठ से गेहूं विक्रय का कोई प्रोविजन हमारी क्रय नीति में या हमारे जो पंजीयन का पोर्टल है उसके प्रारूप में नहीं किया गया है। बांदा के अतर्रा कस्बे के खुरहट गांव में ये राम जानकी मंदिर कहते हैं कि 1770 के आसपास बना था। इसकी जमीन पे 91 कुंतल गेहूं निकला है। गेहूं का सरकारी दाम 1975 रुपए कुंतल है, लेकिन बाजार में बहुत सस्ता बिकता है। इसलिए मंदिर वाले चाहते हैं कि सरकार को बेच दें। उनका गेहूं न खरीदे जाने की तमाम साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की है। SDM महोदय ने राम जानकी मंदिर के भगवान का आधार कार्ड मांगा है। जिस मंदिर में भगवान की पूजा होती है, भगवान स्थापित होते हैं, उनके सेवक के रूप में या तो महंत होता है या सर्वाकार होता है और हस्ताक्षर उन्हीं के होते हैं। भगवान न तो कहीं हस्ताक्षर करते हैं, न भगवान का आधार कार्ड बनाना असंभव है। देश में हजारों मंदिरों की जमीनें भगवान के नाम पे दर्ज हैं। उनके संरक्षक महंत या ट्रस्ट के दस्तखत से उनका काम होता है। राम जन्मभूमि के पुजारी सत्येंद्र दास कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भगवान रामलला विराजमान को लिविंग डीटी मान के उन्हें जमीन देते वक्त उनका आधार और पैन कार्ड नहीं मांगा था, फिर गेहूं खरीद में क्यों? भगवान के नाम से वहाँ की जायदाद है और उनके नाम से खेती बाड़ी है, तो उस सभी जो वहाँ का पुजारी हो या व्यवस्थापक हो या उसका ट्रस्ट बना हो, तो ट्रस्ट का जो अध्यक्ष हो उसके नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी जरूरत हो बनना चाहिए। अब SDM कहते हैं कि उन्होंने आधार नहीं मांगा है, लेकिन मंदिर की फसल खरीदने का कोई नियम नहीं है।
संबंध में मैंने जिला विपणन अधिकारी से भी बात किया था जी। उन्होंने कहा कि मठ के उत्पाद खरीदने का कोई जरूरत नहीं। बाबा ने कहा है कि बेतुका बयान दिया, उन्होंने कहा कि भगवान जी का आधार लेके आइए। जी भाई अपना बयान देते हैं, कोई सम्मान नहीं। कैसी विडंबना है कि त्रेता में जिसने मां को दिए पिता के वचन को निभाने के लिए एक झटके में राजा दशरथ का पूरा साम्राज्य छोड़ दिया, कलयुग में आज अधिकारी उसके मंदिर का गेहूं खरीदने के लिए उसके नाम का आधार कार्ड मांग रहे हैं। प्रयागराज में नितिन, अयोध्या में प्रमोद और बांदा में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।